हाँ तो विद्यार्थियों, हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाले जो टॉपिक है उस किताब में हम देख रहे थे समय के गलियारों से मानव भूगोल, अर्थात मानव भूगोल का इतिहास। मानव भूगोल का इतिहास कितना पुराना रहा है, हम इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि मानव भूगोल का जो इतिहास है वह अत्यंत प्राचीन है। मानव भूगोल का इतिहास इतना प्राचीन है कि जब से मानव इस धरती पर पैदा हुआ है तब से ही मानव भूगोल का विकास होना शुरू हो गया है। तो इसका जो विकास है ये अत्यंत प्राचीन है और जब से ये मानव पैदा हुआ है तब से है। और तब से इसके क्या है कि कई इसके उपागम बने हैं और इनके उपागमों में यह कई प्रकार से यह लगातार बहुत बार परिवर्तन हुआ है। और मानव भूगोल के उपागमों में होने वाला यह परिवर्तन, यह इस विषय में परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। इनके उपागमों में यह परिवर्तन, इनके उपागमों में यह गत्यात्मकता, इनमें इस विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाती है कि मानव भूगोल की जो प्रकृति है यह बड़ी परिवर्तनशील है। अब हम देखते हैं मानव भूगोल का जो इतिहास है। मानव भूगोल का इतिहास जो उपनिवेश काल से पहले से शुरू हुआ है और वर्तमान में आधुनिक काल तक, ये अभी वर्तमान में हाल तक इसका विकास हुआ है। तो किस किस प्रकार से इसका विकास हुआ है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसका आरंभिक उपनिवेश युग जब इसका विकास की इसकी 6 अवस्थाएं मानी गई हैं। मानव भूगोल के विकास की कितनी अवस्थाएं मानी गई है? 6 अवस्थाएं मानी गई है। ये समय अवधि है, ये क्या है? इसकी समय अवधि है। और समय अवधि के साथ इस समय अवधि में कौन सा उपागम इसका विकसित हुआ है इस समय अवधि में। तो आरंभिक उपनिवेश युग में मानव भूगोल का अन्वेषण और वितरण उपागम विकसित हुआ है। अन्वेषण और विवरण। तो आरंभिक उपनिवेश युग में अन्वेषण शुरू हुआ। अन्वेषण, आरंभिक उपनिवेश युग एक अन्वेषण युग था, एक खोज का युग था। कि शुरू में खोज, ये यात्री जाते थे या ये व्यापारी लोग जाते थे, ये लोग काफ़ी सूचनाएं लाते थे। तो इनके खोजों का, इनके अन्वेषणों का विवरण शुरू हुआ था। इनमें जो आरंभिक उपनिवेश युग था इनमें अन्वेषण शुरू हुआ और अन्वेषणों का विवरण शुरू हुआ। और नंबर 2 है इसका, नंबर 2 है उत्तर उपनिवेश युग। इस उत्तर उपनिवेश युग में क्या हुआ साथियों? प्रादेशिक विश्लेषण विकसित हुआ। प्रादेशिक विश्लेषण, इस उपागम का विकास हुआ। आरंभिक उपनिवेश युग में तो अन्वेषण और उनके विवरणों का ये उपागम विकसित हुआ। उत्तर उपनिवेशन युग में प्रादेशिक विश्लेषण, जो जगह जगह के प्रदेश हैं उनका विश्लेषण इस दूसरे उपनिवेश युग में या उत्तर उपनिवेश युग में प्रादेशिक विश्लेषण का यह उपागम होता है। तीसरा है अंतर युद्ध अवधि के बीच में। अंतर युद्ध अवधि के बीच का कौन सा दशक है? ये 1930 का दशक है। ये 1930 के दशक में क्षेत्रीय विभेदन, मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन उपागम का विकास हुआ। कब हुआ था? तीसरे अंतर युद्ध अवधि के बीच में 1930 का दशक था। इसमें कौन सा उपागम विकसित हुआ? क्षेत्रीय विभेदन का उपागम विकसित हुआ। फिर 1950 से 1960 के जो दशक है इसके अंत तक इसमें स्थानिक संगठन, इनमें क्या विकसित हुए? इसमें स्थानिक संगठन विकसित हुए। स्थानिक संगठनों का इसमें विकास हुआ 1950 से 1960 के दशक के बीच में। 1970 के दशक में इसमें कई प्रकार की विचारधाराओं का विकास हुआ, कई प्रकार के उपागमों का विकास हुआ, जैसे मानवतावादी उपागम। मानवतावादी उपागम 1970 के दशक का उपागम है।
आमूलवादी जिसे रेडिकल भी बोला जाता है। मानवतावादी उपागम, आमूलवादी उपागम इसी के हैं। और तीसरा व्यवहारवादी उपागम जो है, व्यवहारवादी उपागम, इनका विकास 1970 के दशक में हुआ था। मानवतावादी उपागम, आमूलवादी उपागम और व्यवहारवादी उपागम, इनका विकास 1970 के दशक में हुआ। और 1990 के जो दशक है, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की शुरू हुई। भूगोल में 1990 के दशक में उत्तर आधुनिकवाद की जो ये उपागम है, ये विचारधारा है, ये शुरू हुई। इस प्रकार से समय अवधि में आरंभिक उपनिवेश युग में अन्वेषण और विवरण शुरू हुए। उत्तर उपनिवेश युग में प्रादेशिक विश्लेषण शुरू हुआ। अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक क्षेत्रीय विभेदन लेकर के आया और 50 से 60 के दशक में स्थानिक संगठनों का विकास हुआ। 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी उपागमों का विकास हुआ और 1990 के दशक में उत्तर आधुनिकतावाद उपागम का विकास हुआ। इस प्रकार से मानव भूगोल का इतिहास ये अत्यंत प्राचीन रहा है। यह इनके उपागमों में लगातार परिवर्तन होता रहा है। इनमें गत्यात्मकता इस विषय की परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। इस प्रकार से ये था मानव भूगोल का इतिहास। अब हम देखते हैं मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी उपागम क्या क्या हैं। 1970 के दशक में मानव भूगोल में जो ये 3 उपागमों का विकास हुआ, उन उपागमों के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें पहला उपागम था मानवतावादी विचारधारा या ह्यूमनिस्टिक स्कूल या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इसे हम कल्याणपरक विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। यह मानव भूगोल की वह विचारधारा जिसका संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है, वह मानवतावादी या कल्याणपरक विचारधारा कहलाती है। यह मानव भूगोल की ऐसी विचारधारा जिसका संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है, उसे हम मानवतावादी विचारधारा या कल्याणपरक विचारधारा कहते हैं। इसमें विभिन्न पक्ष जैसे मानव के आवास से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और शिक्षा से संबंधित जिस उपागम में बात की जाती है, वह मानवतावादी विचारधारा है। इस मानवतावादी विचारधारा का जो वास्तविक प्रवर्तक है वह तुआन है। यह कौन विद्वान है जिसने मानवतावादी विचारधारा दी? यह तुआन ने दी थी। मानवतावादी जो विचारधारा है, ये मात्रात्मक भूगोल और प्रत्यक्षवाद के विरोध में इसका विकास हुआ था। मात्रात्मक और प्रत्यक्षवाद के विरोध में ये मानवतावादी विचारधारा का विकास हुआ था। इसमें क्या होता है कि मानव को सक्रिय और केंद्रीय भूमिका प्रदान करना चाहते हैं ये मानवतावादी। इसमें मानव को सक्रिय और केंद्रीय भूमिका, इसमें जो मानव है यह केंद्रीय भूमिका में रहता है। इसमें मानव केंद्रीय भूमिका में रहता है और पृथ्वी के तल का भी जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो इसमें मानव को केंद्र मान करके अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अनेक कल्याण के विभिन्न पक्षों से संबंध होता है। जैसे आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा इस विचारधारा का संबंध है। इसमें हम देखते हैं कि आमूलवादी जो विचारधारा है, आमूलवादी विचारधारा मानव भूगोल की ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत निर्धनता के कारण जो बंधन और सामाजिक असमानता हमारे यहाँ होती है, उनकी व्याख्या हेतु मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग जिस विचारधारा में किया जाता है वह आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा कहलाती है। इसको हम देखें
कि मानव भूगोल की ऐसी विचारधारा जिसमें निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या करने हेतु जिसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाए, ऐसे विचारधारा को हम आमूलवादी विचारधारा कहते हैं, जिसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? निर्धनता के कारण जो बंधन है और सामाजिक असमानता है, इनकी व्याख्या करने हेतु आमूलवादी विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसे हम रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं। यह रेडिकल विचारधारा मात्रात्मक क्रांति और स्थानिक विश्लेषण, इनके विरोध में इसका आमूलवाद का विकास होता है। अतिवादी भूगोलवेत्ताएं ये मानते हैं कि बदलते सामाजिक संदर्भ में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व भी बदल जाता है, कि जैसे सामाजिक संदर्भ बदलते हैं तो इस समय के अनुसार उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का भी परिवर्तन हो जाता है। इसके फलस्वरूप सामाजिक जो परिवर्तन है, इनमें परिवर्तन होता है, सामाजिक नियमों में भी परिवर्तन होता है, कि बदलते सामाजिक संदर्भ में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व बदल जाता है और जिसके फलस्वरूप सामाजिक नियमों में भी परिवर्तन होता है। अब है व्यवहारवादी उपागम, बिहेवियरल अप्रोच या बिहेवियरल स्कूल। मानव भूगोल की ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, मानव प्रजाति और धर्म पर आधारित जो सामाजिक संवर्गों का दिक् और काल बोध पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें स्पेस, SPAC और टाइम के बोध पर अधिक बल दिया जाए, कि मानव भूगोल की ऐसी विचारधारा जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव तो किया ही जाए और प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव की जाति, मानव की प्रजाति और धर्म पर आधारित जो सामाजिक संवर्ग हैं, इनके दिक् और काल के बोध पर अधिक बल दिया जाए, ऐसी विचारधारा व्यवहारवादी विचारधारा कहलाती है। इसमें मानव के मन को काफ़ी महत्व दिया जाता है और इसमें आचरण भूगोल में इसमें प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण पर प्रभाव डालता है, चाहे कोई छोटा प्रभाव ही क्यों ना हो। इसमें ऐसा मानव स्वीकार नहीं किया है जो आर्थिक मानव हो, जो सदा ही अपने ही लाभों के बारे में सोचता हो, जो ये प्रकृति का शोषण करता हो, ऐसा मानव इसमें व्यवहारवादी उपागम में स्वीकार नहीं किया गया है। इसमें तो दिक् और काल के बोध पर अधिक बल दिया गया है, मानव के मन को अधिक महत्व दिया गया है। व्यवहारवादी उपागम में यह मानव भूगोल की ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव की जाति, प्रजाति, धर्म पर आधारित जो सामाजिक संवर्ग है, इसके दिक् और काल के बोध पर अधिक बल दिया गया है। इस प्रकार ये तीन मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी मानव भूगोल के उपागम थे। अब हम देखते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र या मानव भूगोल के क्षेत्र या उपक्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसके अंतर्गत हमने बताया था कि मानव भौतिक पर्यावरण का उपयोग करके एक सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण या वातावरण या भूदृश्य का निर्माण करता है और इस निर्माण करने के बाद में और यह अपना जीविकोपार्जन प्राकृतिक वातावरण से या प्रकृति से ही करता है और इनका जो अंतर संबंध है, इनका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं और यही इसका विषय क्षेत्र है। तो ये मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के सहयोग से अब अपने जीविकोपार्जन करने के लिए अनेक क्रियाकलाप करता है, अपने प्रकृति के साथ और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और ये सभी प्रयासों का अध्ययन जो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के जो प्रयास किए जाते हैं, इन सभी प्रयासों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। और इसमें
पृथ्वी पर जो भी दृश्य, जो मानवीय क्रियाओं द्वारा जो बने हुए हैं, जो भी दृश्य बने हुए हैं, जो भी सांस्कृतिक वातावरण जो बना हुआ है, वे सभी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में जो कुछ क्षेत्र हैं और कुछ इसके उप क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो एक तो ये सामाजिक भूगोल आता है, तो सामाजिक भूगोल आता है, नगरीय भूगोल आता है इसके क्षेत्र में, राजनीतिक भूगोल इसके क्षेत्र में आता है, जनसंख्या भूगोल आता है, आवास आता है और आर्थिक भूगोल इसमें आता है। तो इन विषय क्षेत्र के जो उपक्षेत्र हैं, तो सामाजिक भूगोल में किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक भूगोल में व्यवहारिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक कल्याण भूगोल का अध्ययन किया जाता है, लिंग भूगोल का अध्ययन किया जाता है, ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है और चिकित्सा भूगोल का अध्ययन किया जाता है। इन सब भूगोलों का अध्ययन हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। नगरीय भूगोल में नगरीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं और नगर के नियोजन के बारे में हम नगरीय भूगोल में अध्ययन करते हैं। राजनीतिक भूगोल में हम निर्वाचन भूगोल का अध्ययन करते हैं और सैन्य भूगोल का अध्ययन हम करते हैं। जनसंख्या भूगोल में हम जनसंख्या संबंधी जनांकिकी का अध्ययन करते हैं और आवास भूगोल में हम यहाँ पर नगरीय आवास और ग्रामीण आवासों की संरचना और उनके प्रकार का अध्ययन करते हैं। जबकि आर्थिक भूगोल में संसाधन भूगोल का अध्ययन किया जाता है, कृषि भूगोल का अध्ययन किया जाता है, उद्योग भूगोल का अध्ययन किया जाता है, पर्यटन भूगोल का अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से हमारा यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है कि मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र का यह अध्याय हम समाप्त होता है, जिसमें हमने मानव भूगोल से संबंधित अनेक, जैसे भूगोल की परिभाषा, भूगोल के विभाग या भूगोल के क्षेत्र देखे, मानव का प्राकृतिकरण देखा, प्रकृति का मानवीयकरण देखा और भूगोल के उपागमों का विकास देखा, जो मानव भूगोल में कैसे कैसे विकास हुआ है, और मानवतावादी भूगोल, कल्याण भूगोल, रेडिकल भूगोल, ये हमने देखे। उसके बाद में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र हमने पढ़ा। इतना मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।